ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है। तो वो हम जानेंगे अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जहां पे आपके पास इकोनॉमिक्स है और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा। लगभग हर जगह ये है, क्लास 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है या आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो और वहां पे ये टॉपिक है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं एकदम अच्छे से इन्फ्लेशन को जिसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति और डिफ्लेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति या जिसे मुद्रा संकुचन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल जो प्राइस है जो गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि जो सामान्यतः हमारे जो वस्तुओं और सेवाओं का रेट बढ़ना ही या मूल्य बढ़ना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। अब ये होता क्यों है तो मैं आपको बताता हूं कि ये वो कंडीशन होती है हमारी इकोनॉमी की जब लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि मार्केट में जिसे हम नॉर्मली बोल देते हैं कि तेजी है, लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा है। तो जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे। अगर वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को उपभोग करेंगे, उनको खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, जो वस्तुएं और सेवाएं हैं वो कम होने लग जाएगी और वो अगर कम होगी तो उनका रेट क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि अब ये वो दौर होता है जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, वो डिमांड ज्यादा करते हैं। तो इस कंडीशन में डिमांड ज्यादा हो जाती है एज कंपैरेटिव टू सप्लाई, और लोगों के पास पैसे ज्यादा हो जाते हैं गुड्स और सर्विसेज के कंपैरेटिवली। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा है गुड्स और सर्विसेज के कंपैरेटिवली तो क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज महंगी हो जाएगी। तो महंगा होना वस्तुओं और सेवाओं का ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो मनी वैल्यू है वो गिरने लग जाएगी। मनी वैल्यू कैसे गिरेगी, लोगों के पास मनी क्वांटिटी में बढ़ेंगे, पैसे लोगों के पास ज्यादा होंगे लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कैसे कम हो जाएगी, वैल्यू इस तरह से कम हो जाएगी जैसे मान के चलो कि उससे पहला जो इन्फ्लेशन से पहले का दौर था, तब मान लो कोई भी पर्टिकुलर गुड्स है वो 10 रुपए किलो का है। तो अभी क्या हुआ, जब डिमांड ज्यादा बढ़ गई उन गुड्स की, सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई, यानी कि इन्फ्लेशन का जब टाइम आ गया तो अभी वही जो 1 किलो सामान जो हमें 10 रुपए का मिल रहा था वो 20 रुपए का मिलने लग जाएगा या महंगा मिलने लग जाएगा। तो अभी देखो वैल्यू गिर गई ना, कि कहां वो 1 kg इज इक्वल टू 10 रुपीज थे और अब कहां 20 रुपीज इज इक्वल टू 1 kg होगा। तो अभी मनी की वैल्यू गिर जाती है इन्फ्लेशन के अंदर। तो जानते हैं हम और अच्छे से देखो तो क्या है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, यानी कि जब प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज के वो बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अभी बात एक ही है, यानी कि इसमें हमारी डिमांड ज्यादा हो जाती है, किससे, सप्लाई। अभी पहले देखो, अकॉर्डिंग टू क्रोथर के अनुसार हम एक डेफिनेशन जान लेते हैं। तो वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग। देखो मनी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। मैंने अभी बताया था कि मनी की वैल्यू कैसे गिरती है, कि जहां 10 रुपए की कोई चीज खरीद रहे थे 1 किलो, वो 20 रुपए की मिलने लग गई। तो मनी की वैल्यू गिर रही है, नहीं गिर रही, गिर गई भी। मनी की उतनी वैल्यू नहीं रही, उन 10 रुपयों की आज उतनी वैल्यू नहीं है कि मैं 1 किलो वो गुड्स खरीद लूं जो मैं पहले खरीद रहा था, या मैं पर्टिकुलर जो सर्विस पहले कंज्यूम कर रहा था अभी वो नहीं कर पाऊंगा सेम जो रुपीज में पहले जिनमें मैं कर रहा था। ठीक है, और प्राइसेस आर राइजिंग, और प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। किसके प्राइसेस बढ़ते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज के। तो ये डेफिनेशन क्रोथर की बहुत ही आसान है, आप इसे जब लर्न भी करना चाहो, अगर नोट्स वगैरह बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब आगे देखो भी इसमें इन्फ्लेशन के अंदर क्या क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज, मनी की जो वैल्यू है वो गिर जाती है। ठीक है, हम जान चुके हैं, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता ही दिया। डिक्रीज ऑफ परचेजिंग पावर, जब मनी की वैल्यू ही गिर गई तो परचेजिंग पावर भी तो गिरेगी ना। तो इसमें परचेजिंग पावर कम हो जाती है। परचेजिंग पावर कम होने का मतलब क्या है, ईच यूनिट ऑफ करेंसी बायज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हमारी जो करेंसी की प्रत्येक यूनिट है, प्रत्येक इकाई है, वो कम गुड्स और सर्विसेज को खरीद पाएगा एज कंपैरेटिव टू पास्ट। जब पास्ट में हमारे वही क्वांटिटी जो मनी की थी, वही जो
मतलब यूनिट थी जो पैसों की, उससे हम जो चीज खरीद पा रहे थे या जितनी गुड्स और सर्विसेज खरीद पा रहे थे आज उतना नहीं खरीद पाएंगे। तो एक जो हमारे कंज्यूमर होते हैं उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, हमारे जो पैसे हैं मनी की वैल्यू है वो गिर जाती है, परचेजिंग पावर अपने आप ही कम होगी भाई। जो 50 रुपए की चीज है अब वो 100 रुपए की होगी, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ी है घटेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये होता है इसमें। और क्या होता है, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस इन इक्वालिटी ऑफ इनकम, पर्सन ऑफ हायर ग्रुप्स गेन मच whereas person of middle income group lost much on अकाउंट ऑफ राइज इन प्राइस। देखो भाई, जब ये इन्फ्लेशन आता है तो मैं बता दूं ये इन्फ्लेशन का जो दौर होता है ना, ये रिच लोगों के लिए अच्छा माना जाता है, यानी कि मुद्रास्फीति का जो टाइम है वो अमीर लोगों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं, रिच बंदे होते हैं, वो ज्यादा गेन करते हैं, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको नुकसान होता है, जो गरीब लोग होते हैं। इसमें आगे दे भी रखा है कि इन्फ्लेशन हिट्स दोज हु कैन नॉट प्रोटेक्ट। इन्फ्लेशन सिर्फ उन्हीं को नुकसान पहुंचा पाता है जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। प्रोटेक्ट का मतलब जिनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, जिनके पास इतना कोई काम नहीं है, वो अपने आप को क्या प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उनको ये हेल्प करती है दोज हु आर फाइनेंशियली साउंड एंड स्ट्रॉन्ग। जो फाइनेंशियली मजबूत है उनके लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता है, क्योंकि इसमें रिच क्या करेंगे, जब उनके पास पैसे ज्यादा है तो वो अपना क्या करेंगे, उनको पता है कि अभी रेट बढ़ रहा है हर चीज का, सप्लाई जो गुड्स और सर्विसेज है उनका जो रेट है वो बढ़ रहा है, तो वो उन चीजों में इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट कमा लेंगे। लेकिन जो गरीब बंदा है वो 50 रुपए की चीज अगर आप 100 रुपए में होगी तो उसको तो दिक्कत आएगी ना। लेकिन मैंने आपको कहा था कि इसका थोड़ा सा बेनिफिट भी है। इन्फ्लेशन हालांकि नुकसान करता है, चाहे कंडीशन इन्फ्लेशन की हो चाहे डिफ्लेशन की हो, हमारी इकोनॉमी के लिए दोनों नुकसानदायक है। लेकिन थोड़ा सा बेनिफिट क्यों कहता हूं, क्यों मैंने बताया, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, देखो सुनो भाई, अगर मान लो लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं मार्केट के अंदर तो वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो जो प्रोड्यूसर्स है उनको सप्लाई बढ़ानी होगी। अगर वो सप्लाई बढ़ाएंगे यानी कि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो उनको क्या चाहिए, उनको मजदूर चाहिए, उनको लोग चाहिए। तो लोगों को प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन एज कंपैरेटिव टू डिफ्लेशन से अच्छी मानी जाती है कि कम से कम इसमें लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, ठीक है, और कम से कम समाज के एक तबके को तो बेनिफिट हो रहा है कि रिच को कुछ बेनिफिट हो रहा है। हालांकि गरीब को भी होना जरूरी है, इसलिए ये कंडीशन अच्छी नहीं है। इसको सही किया जाता है, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको सही करने के उपाय जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारा आरबीआई है वो इसको कंट्रोल करता है मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होती है, जो आरबीआई करता है, और फिस्कल पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट करते हैं। इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। और क्या होता है भाई इन्फ्लेशन में, और देखो तो अंडर इन्फ्लेशन रिच बिकम्स रिचर। ये मैंने पहले बता दिया कि इन्फ्लेशन के दौरान जो रिच है वो और ज्यादा रिच बन जाएंगे और पुअर है वो और ज्यादा गरीब बन जाएंगे। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन अगर लंबे टाइम तक रहे तो ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए इसको दूर किया जाता है। गवर्नमेंट और जो हमारा आरबीआई है, सेंट्रल बैंक जो हमारा होता है, वो क्या करता है, इसको दूर करने के उपाय करता है, जो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो था इन्फ्लेशन, यानी कि नॉर्मली मैं क्या बताऊं, मुद्रास्फीति क्या होती है, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ जाना ही क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति। और इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि पैसे इकोनॉमी में ज्यादा आते हैं एज कंपैरेटिव टू गुड्स और सर्विस। यानी कि गुड्स और सर्विस इतने नहीं होते, इतने पैसे होते हैं। इसी के कारण क्या होते हैं, गुड्स और सर्विसेज के रेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और इससे ज्यादा बेनिफिट किसको होता है, अगर होता है तो रिच पर्सन को ज्यादा होता है, रिच पीपल को ज्यादा होते हैं, गरीब लोगों को नुकसान होता है। इसमें एक थोड़ा सा मैंने बताया कि इसका हल्का सा बेनिफिट है, वो क्या है कि वो है कि इसमें एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल जाती है लोगों को, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना प्रोड्यूसर, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो वो प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अब देखते हैं डिफ्लेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुद्रा अपस्फीति, या जिसको मुद्रा संकुचन भी बोल देते हैं, मंदी का टाइम भी बोल देते हैं, मंदी आना। तो वो हम जानते हैं कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, देखो, अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, यानी कि जो गुड्स और सर्विसेज है उनका रेट गिरना, उनका मूल्य कम होना ही मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति कहलाता है। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफ्लेशन टेक्स प्लेस व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज इन द कंट्री, कि जब देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिरता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं, मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं।
अकॉर्डिंग टू क्रोथर, अब देखो क्रोथर की डेफिनेशन मैंने यहां लिखी जो आसान थी, ये डेफिनेशन मैं यहां बता रहा हूं, इनकी डेफिनेशन बहुत आसान है। देखो, डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अपोजिट है या नहीं है? इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज के रेट बढ़ते हैं, इसमें गुड्स और सर्विसेज के रेट क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट है। ठीक है, इट इज अ स्टेट ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, ये एक वो कंडीशन है जिसमें प्राइस गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये आसान सी डेफिनेशन है। अच्छा, और क्या क्या होते हैं देखो भी, तो डिफ्लेशन इज वर्स देन इन्फ्लेशन बिकॉज इट हार्म्स द सोसाइटी डबल। मैंने पहले ही बता दिया था कि इन्फ्लेशन से ज्यादा नुकसानदायक अगर पूछा जाए तो क्या होती है, डिफ्लेशन होती है, क्योंकि ये सोसाइटी को डबल नुकसान पहुंचाती है। इसके उसके अंदर कम से कम नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, देश की इनकम तो कुछ बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी कुछ मिल रहा है। वो तो लंबे टाइम तक अगर चलती रही तो इकोनॉमी के लिए नुकसान है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें तो देखो नेशन की जो इनकम है हमारी वो भी कम हो जाएगी। वो कम क्यों हो जाएगी भाई, गुड्स और जो सर्विसेज है उनके रेट गिरने लग जाते हैं। नॉर्मल ये कंडीशन क्या होती है, गुड्स और सर्विसेज के रेट गिरने लग जाते हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के रेट ज्यादा नहीं होते, मतलब किसी भी चीज महंगी नहीं होती, बहुत ज्यादा सस्ती हो जाती है। अब बहुत ज्यादा सस्ती होगी तो जो प्रोड्यूसर है उनको क्या होता है, लॉस होने लग जाता है। वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन कम करना शुरू कर देंगे। अब प्रोडक्शन कम करें, और एक इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड कम होती है। डिमांड किससे कम होती है, सप्लाई से, तभी तो रेट गिरते हैं। ये कंडीशन क्या होती है, इसमें डिमांड कम हो जाती है सप्लाई से। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होती है, डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, इसमें डिमांड कम हो जाती है सप्लाई से। डिमांड अगर सप्लाई से कम होगी तो भाई रेट तो गिरेंगी। अब रेट गिरने लग जाएंगे, डिमांड कम है, डिमांड मार्केट में डिमांड है नहीं गुड्स और सर्विसेज की, तो उनके मूल्य है वो भी गिरने लगे। अब मूल्य गिरने लग गए, डिमांड मार्केट में है नहीं, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो उनका प्रोडक्शन करना कम कर देंगे या छोड़ देंगे। अगर कम करना शुरू कर दिया या छोड़ दिया पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज को बनाना, तो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लग जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, नेशन की जो इनकम है वो भी कम होती है, इकोनॉमिक और बिजनेस एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों होएगी कम, क्योंकि भी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड है नहीं और उनके प्राइस कम हो रहे हैं। डिमांड है नहीं तो अपने आप ही प्राइस कम होंगे। तो इस कंडीशन में जो बिजनेस की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। द इकोनॉमी बिकम स्टेगनेट, और इकोनॉमी एकदम हमारी रुकी थुकी व्यवस्था में आ जाएगी, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वो कंडीशन हो जाएगी। और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें बेरोजगारी बढ़ जाएगी। तो अब आप सोच भी सकते हो कि जब इतना आपने पढ़ लिया तो आपको पता चल गया होगा कि ज्यादा बेकार हमारी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेकार कौन सी कंडीशन होती है। तो आप यही बताओगे कि डिफ्लेशन ज्यादा बेकार होती है, क्योंकि उसमें बेरोजगारी बढ़ जाती है, उसमें मार्केट में डिमांड नहीं होती। डिमांड नहीं होती तो प्राइसेस है वो गिर जाएंगे, प्राइसेस गिर जाएंगे, डिमांड नहीं होगी तो उसके लिए प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम होएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये होता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।